नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। एलपीजी सिलेंडर के दामों में फिर आग लग गई है। आज से 14.2 केजी एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये का इजाफा हो गया है। दिल्ली में आज से घरेलू सिलेंडर 999 रुपये 50 पैसे में दस्तयाब होगा। सिलेंडर की कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त में हुआ जब मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लोग पहले ही परेशान हैं। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हिंदुस्तान में आम आदमी की परेशानियों में इजाफा करेगा। खबरदारी गुज़िश्ता हफ्ते 19 किलोग्राम वाले एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये का इजाफा किया गया था। 1 अप्रैल से दिल्ली में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2253 रुपये तक पहुंच गई थी। इसके अलावा 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 655 रुपये तक बढ़ गए थे। इससे पहले 19 केजी वाले एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 अप्रैल को 250 रुपये फी सिलेंडर बढ़ाकर 2253 रुपये किए गए थे। मजीद ये कि 1 मार्च 2022 को कमर्शियल एलपीजी के दामों में 105 रुपये का इजाफा किया गया था। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने के सिलसिले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में लोगों को महंगाई से राहत देने के इक़दाम किए गए थे, वो सब हटाकर आम लोगों को जानबूझकर खतरे में डाला गया है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए हुकूमत के दौरान रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 414 रुपये थी। हर सिलेंडर पर 827 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी। आज एक सिलेंडर की कीमत 999 रुपये है और इस पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम को सिफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने मुल्क के आम आदमी को दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए हिफाजती इक़दाम किए थे, लेकिन मोदी हुकूमत ने आम आदमी की इस सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया। उसके नतीजे में लाखों हिंदुस्तानी कुंबे आज महंगाई, बेरोजगारी और एक कमजोर हुकूमत की गलत हुक्मरानी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हफ्ते के रोज किए गए इजाफे पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस के मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत आम आदमी के साथ नाइंसाफी कर रही है और उसको फौरी तौर पर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत को 2014 की सतह पर लाना चाहिए। पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी पार्टी के सदर दफ्तर में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया और दिल्ली में इसकी कीमत 1000 रुपये में सिर्फ 50 पैसे कम रह गई। उन्होंने कहा कि अब सिलेंडर को सरेंडर करने का वक्त आ गया क्योंकि उसकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। वहीं सुरजेवाला ने इससे पहले कहा कि बीजेपी मालामाल जनता है जबकि आम जनता बेहाल है। बीजेपी मालामाल है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 2.5 गुना महंगे हो चुके हैं। खाना पकाने वाली गैस मुतवस्सो और गरीब अफराद की पहुंच से बाहर है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर तनाज़ा जारी है और आज दूसरे दिन भी सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची जरूर, लेकिन मस्जिद के अहाते में दाखिल नहीं हो सकी। वहां मौजूद मुस्लिम अफराद ने सर्वे टीम की शदीद मुखालिफत की और कहा कि अदालती हुक्म में कहीं भी मस्जिद के अंदर सर्वे की बात नहीं कही गई। सर्वे टीम का कहना है कि उन्हें मस्जिद अहाते में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। इस ताल्लुक से हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद के अंदर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने बैरिकेडिंग कर सर्वे टीम को रोक दिया। इस पूरे मामले से हिंदू फरीक काफी नाराज दिखाई दे रहा है। हिंदू फरीक के वकील का कहना है कि वो इस मामले पर अदालत में अपील करेंगे। उनका कहना है कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा है जबकि साफ हुक्म दिया गया कि सर्वे किया जाए। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई शुरू होने के बाद बैरिकेडिंग के अंदर से कई मुस्लिम आ गए और इंतजामिया ने भी कोई ताउन नहीं किया। यही वजह है कि सर्वे का काम दूसरे दिन भी रोकना पड़ा। काबिल जिक्र है कि मुस्लिम फरीक ने कोर्ट कमिश्नर पर गैर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया और उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया। इस मामले में समाअत करते हुए अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है और अब आइंदा समाअत 9 मई को होगी। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने अदालत से गुजारिश की कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाकर कोर्ट खुद उनकी जगह किसी दूसरे सीनियर वकील को कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर करे। गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने भले ही फैसला महफूज रख लिया लेकिन सर्वे का काम रोकने का हुक्म सादिर नहीं किया, यानी अजय मिश्रा को हटाए जाने का फैसला जब तक सादिर नहीं होता तब तक सर्वे की देखरेख वही करेंगे।
गुजरात के पोरबंदर जिले वाक़े गोसाबार के 600 से जायद मुसलमानों ने हाईकोर्ट में एक दरखास्त दाखिल कर खुदकशी की इजाजत मांगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मामले में समाअत होगी। ये पहला मौका है जब एक साथ 600 लोगों ने खुदकशी की इजाजत के लिए दरखास्त दी है। अर्जी दहंदगान ने कहा कि गुज़िश्ता 100 सालों में 100 कुंभों के तकरीबन 600 अफराद मछली पकड़ने के कारोबार में शामिल रहे हैं। मछली महकमे ने उन्हें मछली पकड़ने का लाइसेंस भी दिया था। अर्जी में मजीद कहा गया कि हालांकि मुताल्लिका महकमे के अफसरान उन्हें गोसरबा या फिर नवी बंदरगाह पर कश्तियों को लंगर डालने की इजाज़त नहीं देते हैं और 2016 से उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस वजह से कई तरह की परेशानियों का उन्हें सामना है और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। इस मसले के हल के लिए आला अफसरान से कई बार अपील की गई, इसके बावजूद इस मसले का अब तक कोई हल नहीं निकला। पेटिशनर्स ने दरखास्त में कहा कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शामिल नहीं है और वक्त वक्त पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सिक्योरिटी से मुताल्लिक इनपुट भी फराहम करते हैं। हाईकोर्ट के सामने दाखिल अर्जी में यह दलील दी गई कि रियासती हुकूमत हिंदू और मुस्लिम माहीगिरों के दरमियान तफरीक कर रही है और मुस्लिम माहीगिरों को मवाफिक सहूलियात फराहम नहीं कर रही है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने आज जुनूबी मुंबई के बैतुल हुज्जाज में मुल्क भर से आए खुद्दामुल हुज्जाज के 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस साल के लिए हिंद सऊदी अरब के दरमियान बाहमी माहिदा बराए हज हो गया है और उन्हें 7वीं बार माहिदे में हिस्सा लिया है, जबकि सऊदी हुकूमत ने इस बार तकरीबन 79,000 का कोटा मुकर्रर किया और 2 साल बाद आज़मीन हज की हज बैतुल्लाह रवानगी के लिए हज कमेटी ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस बार का हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। मुख्तार नकवी ने मजीद कहा कि आफत के खात्मे, अवाम की सेहत सलामती के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत, एहतियात और दुआ ही सफ़र हज को मुमकिन बनाएगी। हज 2022 को लोगों की सेहत, सलामती और हिफाजत को तरजीह देकर सहूलतों और बेहतरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है। आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरख्वास्त दे रहे हैं और वो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर हज और अक़लियती उमूर ने कहा कि हज सऊदी हुकूमत के ज़रिए कोरोना प्रोटोकॉल, हिदायत और ज़वाबित और क़वाइद के तहत होगा और इसके तहत 65 साल से ज़्यादा उम्र वालों को हज के सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई है। इंदौर में जुमे की देर रात 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस वाक़े में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 ख़वातीन और 1 मर्द है। कुछ जिंदा जले और कुछ का दम घुट गया। ये बिल्डिंग घनी आबादी के बीच है। लोगों का कहना है कि पार्किंग में भी आग लगी थी। लोगों को भागने की जगह नहीं मिली तो गैलरी से कूदकर कुछ लोगों ने जान बचाई। उन्हें चोटें आईं और अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में बिजली जाने की वजह से आग लगने का पता चला। रात को बिजली गुल थी। जब बिजली आई तो एमसीबी में आग लग गई थी। आग ने कुछ ही वक्त में काफ़ी भयानक रूप इख्तियार कर लिया। इस मामले में नया मोड़ सामने आया। ये आग एक नौजवान ने लगाई थी जो पूरी बिल्डिंग में फैल गई। ये चौंकाने वाला खुलासा मकान मालिक इंसाफ पटेल के घर के नज़दीक लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ। फुटेज में मुलजिम एक गाड़ी में आता है, एक गाड़ी में आग लगाता दिख रहा है। जराये के मुताबिक जिस नौजवान ने आग लगाई वो बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। नौजवान उस लड़की ने उसके साथ कहा सुनी हुई। इसके बाद नौजवान ने उसी लड़की के 2 व्हीलर में आग लगा दी। यही आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। बड़ी वाली है भैया, ठीक है, रुक बोल रहा हूँ आपको बोलूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जानो
संदर थोड़ा पीछे आ। एहसान पटेल। क्या आसानी क्या है, आपकी बिल्डिंग है, क्या भी जानकारी लगे? वो मेरे भाई की बिल्डिंग है। हाँ, बड़ा फिर भाई की। क्या कैसे हुआ था ये बस वो रात में 3 बजे चिल्ला छोड़ की आवाज़ आई, वो सब बाहर निकल के, हम सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ निकल के हमने देखा तो आग लगी हुई थी। अभी क्या फिर स्थिति? बहुत कोशिश करी हमने पानी से बुझाने की उसको। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? अब वो जो रहते हैं उनकी तो डिटेल हमने दे दी है, हाँ, बाकी उनके साथ में कुछ मेहमान लोग भी आए हुए थे उनके। अच्छा। हाँ, वो अपने को मालूम नहीं क्या नाम है और क्या नहीं। ये सब स्टूडेंट है? नहीं, वर्किंग मैन है कुछ, और कुछ स्टूडेंट है, कुछ परिवार है। अच्छा, कितने समय से रहना सब लोग? अब वो कुछ ये मतलब चलो, एक तो परसों लेकर आया था, हाँ, और बाकी जो है कुछ 2 महीने 3 महीने ऐसे रह रहे थे। क्या नाम है आपके भाई का, किसकी बेटी? इंसाफ पटेल नाम है। अच्छा, आप क्या बता रहे? एहसान पटेल है, मैं उनका छोटा भाई। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में वाक़े टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में अचानक आग लग गई। हफ्ते की सुबह करीब 10:20 पर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे प्लांट में आग लग गई। कंपनी के कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में यह हादसा हुआ। इसमें गैस लीकेज होने लगा। इस वाक़े के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। इसमें 2 मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि RMM सिंटर प्लांट 1 और 2 में भगदड़ मच गई। सारे मुलाजमीन को इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकाला गया। इसके बाद मुलाजमीन को महफूज मकाम पर ले जाया गया। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया। कंपनी इंतजामिया ने कहा कि कोक प्लांट की बैटरी में धमाका हुआ था। फायर टेंडर फौरी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मशरकी लद्दाख में चीन के साथ जारी फौजी तातुल के पेश नज़र बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए सलाहियत बढ़ाने और बुनियादी ढांचे की सहूलियात को तेज़ी से मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने हफ्ते के रोज़ ऑर्गेनाइजेशन के 63वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में कहा कि हालिया दिनों में शुमाली सेक्टर में चीन की मौजूदगी में इजाफा हुआ। पहाड़ी इलाकों में तामीराती कामों में माहिर होने की वजह से वो मुख्तलिफ मकामात पर बहुत जल्द पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। BRO को मुतवाज़ी तरीके से काम जारी रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी के पूरे इस्तेमाल के साथ अपनी सलाहियत को बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। एकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण भी है। साथियों, समाजों और राष्ट्रों और यहां तक कि मानव सभ्यता की यात्रा में रोड्स का बहुत महत्व रहा है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म फोर्सेज की सामरिक जरूरतें हों, उद्योग धंधे हों या फिर सामाजिक आर्थिक प्रगति के अन्य कार्य, इन्हें पूरा करने में सड़कों, पुलों और टनल्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का मतलब, ह्यूमन सिविलाइजेशन आज अपने जिस पड़ाव पर है, इसमें रोड्स और परिवहन के अन्य साधनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। इस संदर्भ में मैं 19वीं सेंचुरी के एक अमेरिकन स्कॉलर होरेस बुशनेल का कथन आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। रोड्स के बारे में वह बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वह कहते हैं कि किसी समाज में हो रही प्रगति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको वहां की सड़कों से मिल सकेगी। सड़कें स्वयं प्रगति की प्रतीक होती हैं। सड़कें किसी समाज के खुलेपन और उसके उदार स्वरूप को भी बताती हैं। और आगे वह लिखते हैं, नथिंग मेक्स एन इनरोड विदाउट मेकिंग ए रोड। ऑल क्रिएटिव एक्शन वेदर इन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, थॉट और रिलीजन क्रिएट्स रोड्स। साथियों, रोड्स की यह व्याख्या मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरा मन किया कि आपसे भी मैं इसे शेयर करूं। सीमाई इलाकों की अपनी विजिट्स में जब मैं BRO द्वारा निर्मित हाई क्वालिटी रोड्स
या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखता हूं तो मुझे होरेस बुशनेल का यह कथन बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। हमारे देश का सीमाई विकास नए भारत की प्रगति का सूचक है और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सम, एकता, अनुशासन और राष्ट्र। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज तेलंगाना में पार्टी कायदीन से कहा कि जो लोग अवाम के दरमियान रहेंगे और उनके लिए लड़ेंगे उन्हें आइंदा साल असेंबली इंतखाबात में टिकट मिलेगा। उन्होंने इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए रियासती कायदीन को मीडिया के सामने अपनी शिकायतें जाहिर करने के तय आगाह किया और उनसे अपने अपने इंतखाबी हलकों में जाने और जमीन पर काम करने की भी गुजारिश की। तेलंगाना के अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी हैदराबाद में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग को खिताब कर रहे थे। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि आइंदा इंतखाब टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान सीधी लड़ाई होगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि टिकट सिर्फ अहलियत की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि टिकट मेरिट की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे, किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। जो लोग काम करते हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं, किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और नौजवानों के लिए लड़ते हैं, उन्हें मेरिट की बुनियाद पर ही टिकट मिलेगा। चुनाव में लड़ाई टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యన భీకరమైన పోరాటం ఉండబోతుంది, యుద్ధం ఉండబోతుంది। केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है। हमारे सामने 2-3 लक्ष्य हैं। पहला यह है कि जो तेलंगाना जो हमने बनाया था, तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर हमने बनाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए और तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाने का सपना। चुने हुए लोगों की सरकार नहीं, मोनोपोलिस्ट की सरकार नहीं, किसानों की, गरीब लोगों की, तेलंगाना के हर व्यक्ति की सरकार हम बनाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम फोकस करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। टिकट मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पे मिलेंगे। गलत फहमी में किसी को नहीं होना चाहिए। बाद में मुझसे यह मत कहना, आज अच्छा तरह सुन लीजिए, टिकट मिलेगा, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और ये हमारा परिवार है, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। और चाहे कितने भी सीनियर हो, कितने भी साल की हिस्ट्री हो, काम नहीं करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा। और इंडिपेंडेंट फीडबैक लेकर, ग्राउंड फीडबैक लेकर टिकट मिलेगा। तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है, तेलंगाना की जनता के पास जो रहता है, काम जो करता है, उसको कांग्रेस पार्टी। क्यूबा के शहर हवाना के एक 5 स्टार होटल में खौफनाक धमाका हो जाने से अब तक 22 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये इत्तला सरकारी ज़राए ने दी है। क्यूबा की वजारत सेहत के अस्पताल सर्विसेज के सरबराह जूलियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाके से 18 अफराद के हलाक होने और 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की थी। इससे कबल रिपोर्ट में 8 अफराद हलाक और 30 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराने की बात भी कही गई थी। क्यूबा के सदारती दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि सूबे के हेल्थ डायरेक्टर ने तस्दीक की है कि हवाना में तिब्बी निज़ाम मुकम्मल तौर पर सरगर्म है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद लोग खून का अतिया देने की पेशकश कर रहे हैं। सदारती दफ्तर के मुताबिक जुम्मे की सुबह साराटोगा होटल में धमाका गैस के अखराज की वजह से हुआ। सदारती दफ्तर की जानिब से ट्विटर पर जारी फोटो के मुताबिक धमाके के बाद क्यूबा के सदर मिगुएल डिजार ने जायबखो और हवाना के एक मुकामी अस्पताल का दौरा किया, जहां मुतअद्दिद जख्मियों का इलाज किया जा रहा है।
va a explotar el Saratoga aquí mismo delante de mí. Miren esto. इंग्लैंड के मैनचेस्टर से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के लिए उड़ान भरने वाली केलम एयरलाइंस की एक फ्लाइट में दो ग्रुपों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लाइट में यह लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब मैनचेस्टर से शिफोल की आधी दूरी तय हो चुकी थी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग घुटने के बल बैठे एक मुसाफिर पर मुक्के की बरसात कर रहे हैं। जैसे ही फ्लाइट की लैंडिंग हुई सभी 6 मुलजिमीन को डच एविएशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स का दावा है कि लड़ाई की शुरुआत एक रेसिस्ट कमेंट की वजह से शुरू हुई। लड़ाई के कई अलग वीडियोस जारी हुए हैं। तनाजा इतना बढ़ गया था कि बीच बचाव के लिए कैप्टन को आना पड़ा। वहीं कैबिन क्रू सबको सीट पर बैठने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में को पैसेंजर्स की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही हैं जिसमें वो बिहेव, ये एक फ्लाइट है, नीचे उतरो जैसी बातें कर रहे हैं। Everybody remain seated. Keep up. Ladies and gentlemen, please remain seated. अब बात कोविड की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस वबा से केरला में सबसे ज्यादा 20 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कर्नाटका और मगरबी बंगाल में एक मरीज जाँ बहक हुए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 5,24,024 हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने हफ्ते के रोज कहा कि संस्कृत जबान और सकाफत 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक धागे में पिरोने वाली अनोखी ताकत है और बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत उसके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। नड्डा ने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उत्कर्ष महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए ये बातें कहीं। उत्कर्ष महोत्सव का एहतमाम 3 संस्कृत यूनिवर्सिटियों, केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति ने मुश्तरका तौर पर किया है। उत्कर्ष महोत्सव का बुनियादी मकसद संस्कृत जबान को फरोग देना और उसकी हौसला अफजाई करना है, जिसका मौजू नए तालीमी दौर में संस्कृत के मुताले का आलमी रुझान है। जहां संस्कृत है वही संस्कृति है और वही संस्कृति के साथ साथ विकास का जो माध्यम है वह उसमें हम सब लोगों को एक अच्छे उपकरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे यह जानकर के खुशी है कि सभी लोग विद्वान लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी पुस्तक जो अवेलेबल है वह ऋग्वेद, वह भी संस्कृत में और वह संस्कृत के माध्यम से हम सब तक पहुंची है। इसलिए हमको यह कोई अपनी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये अमृतवाणी भी है, देव भाषा भी है और जिसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका माध्यम है तो वह संस्कृत है। इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने
शास्त्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने, कितना सारगर्भित उन्होंने कहा था और कितनी सरलता से उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज हम उसको साकार होते देख रहे हैं। मित्रों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हम संस्कृति के रक्षक हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए जहां संस्कृत होगा वहां हमारी विचारधारा होगी और उसके साथ खड़ी विचारधारा मिलेगी, यह मैं जरूर कह सकता हूं। और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेख जो मिलते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो सर्वोच्च पद पर भारत के एग्जीक्यूटिव के रूप में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से उसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां संस्कृत है वही एक बार फिर शुमाल मशरकी रियासतों पर गर्दावी तूफान का खतरा बढ़ गया है। साल का पहला गर्दावी तूफान आसनी 10 मई को हिंदुस्तान में साहिली इलाकों से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। इससे पहले हिंदुस्तान में गर्दावी तूफान दिसंबर 2021 में आया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की शाम को गर्दावी तूफान अंडमान समंदर से खलीज बंगाल में जाएगा और उसके बाद बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कई अजला में 8 तारीख से बारिश शुरू होने का अंदाजा है। इसके अलावा महकमे ने यह भी बताया कि यह गर्दावी तूफान उड़ीसा या आंध्रा के साहिलों से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 75 से लेकर 90 किलोमीटर फी घंटे तक रह सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के नजदीक हफ्ते की अगली सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक ही कुंबे के 7 अराकीन की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा समेत दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। सभी महलूकीन जिले हरदोई के सिंगलिया इलाके में गांव बहादुरपुर के रहने वाले थे और अपने गांव से नोएडा वापस लौट रहे थे। मुतवफीन में 3 खवातीन, एक बच्चा और 3 मर्द शामिल है। हादसे में जख्मी होने वाले एक बच्चे समेत 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें मथुरा के जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस जराये ने बताया कि हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया, जब मथुरा के थाना नोझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के बाजना कट के नजदीक हफ्ते को वैगनार कार नामालूम गाड़ी में पीछे से टकरा गई। कार में बहादुरपुर बाशिंदा लल्लू गौतम, उनके बेटे राजेश, गोपाल गौतम, संजय, उनकी बीवी निशा, लल्लू की बीवी छुटकी, राजेश की बीवी नंदनी, संजय के बेटे धीरज और संजय का दूसरा बेटा क्रिश सवार थे। हादसे में क्रिश और गोपाल जख्मी हो गए। बकिया की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। इसराइल में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे में दही इलाके से 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों को बेदखल करने का हुक्म जारी किया गया था। इस हुक्म का मकसद इसराइली फौज के लिए उस इलाके को खाली कराना है जहां फौजी तरबियती मशकें अंजाम दी जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 बरस तक गैर फैसला कुन कानूनी जंग के बाद इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने टाशमेर को रात गए अपना फैसला जारी किया। इस तरह अल खलील शहर के नजदीक चट्टानों वाले इलाके में 8 देहातों को मुनहदिम करने की राह हमवार कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने ये बात आई है कि इसराइली फौज ने 1980 की दहाई में जब मस्कुरा इलाके को फौजी तरबियत का इलाका होने का ऐलान किया था तो उस वक्त फलस्तीनी आबादी यहाँ मुस्तकिल सूरत में मुकीम नहीं थी। फलस्तीनी आबादी और इंसानी हुकूक की इसराइली जमातों का कहना है कि 1967 में मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे से कबल मुतअद्दिद फलस्तीनी खानदान 7400 एकड़ रकबे पर मुस्तकिल सूरत में मुकीम थे, लिहाजा उन फलस्तीनियों की बेदखली बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।